डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं अंगार और मैं हूं असद। इससे कबल आप अंगार की 43 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 44 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन इससे कबल आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाज़मन करें। आइए इस दास्तां का आगाज़ करते हैं। उसने एक अनजान शख्स के लिए लाखों की रकम ठुकरा दी। वो खुद को कोई पारसा नहीं कहता था, लेकिन उसका दिल यकीनन सोने का बना हुआ था। यह मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे उसकी माइयत हासिल हो गई। अगर मैं अपनी धुन में मगन सीधा डेरा गाजी खान आ जाता तो यकीनन किसी न किसी अंधे कुएं में गर्क हो चुका होता। 2 लाख रुपए की रकम ने तो मेरी तस्वीर लोगों की निगाहों में हमेशा के लिए मुंजमद कर दी होगी। इसके अलावा सरदार शाह मुराद के नमक ख्वारों की फौज ही मेरी बोटियां नोचने के लिए क्या कम थी। इतने ठोकरे खाने के बाद भी मुझे अकल नहीं आई। मुझसे अहमक भी कौन होगा। मुझे एहसास ही नहीं था कि मेरी जिंदगी के मेरे खून के प्यासे भेड़िए मेरे इंतजार में मुंह फाड़े बैठे होंगे। मैं भूल ही गया था कि मैं कुछ ही अरसे पहले यहाँ कितनी बड़ी कयामत बर्पा करके गया था। मैं शाह मुराद को जैसे फरामोश ही कर चुका था। मैंने उसके खानदान की तारीख का आखिरी वर्क रकम कर दिया था। इसके बावजूद मुझे तवक्का थी कि मुझे भूल चुका होगा। मीनू उस्ताद ने मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं किस घुम्मन घेरी में आन फंसा हूं। उस नाई से अपनी दाढ़ी साफ करवाते हुए मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा था कि मैं एक बार फिर अपने असल रूप में आ रहा हूं। मैंने सरदार शाह मुराद की चालाकी और मक्कारी का गलत अंदाजा लगाया था। उसने मेरे रास्ते में इतने कांटे बखेर दिए थे कि मेरे पांव हर कदम पर लहू लहू हो रहे थे। शाहजी की सूरत में एक और मुस्तकिल खतरा सर पर मंडला रहा था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मीनू उस्ताद ने मेरी मूंछें क्यों साफ करवाई हैं। गालिबन वो मुझे एक नया रूप देना चाहता था कि मैं अपनी तलाश में भटकती हुई भूखी आंखों से महफूज रह सकूं। वो मेरे लिए लिबास भी इसलिए लाया था कि मेरी पूरी शख्सियत ही बदल जाए। उसकी सोच मेरे लिए मुखलिसाना थी, लेकिन वो मेरे आइंदा के इरादों से बेखबर था। ब्लू जीन्स और बूट चढ़ाकर मैं इस पसमानदा देहात की तरफ जाता तो खामखा तमाशा बन जाता। लेकिन ये सब कुछ मैं मीनू उस्ताद को नहीं बताना चाहता था। उसने मुझसे नहीं पूछा था कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ, और ना ही मैं उसे बताना चाहता था। मैं तुम्हें तुम्हारे इसी नाम से पुकारूंगा सईद खान। तुम अपना ये सूट उतार दो और ये पतलून और कमीज पहन लो। मुझे उम्मीद है कि ये लिबास तुम्हें पूरा आएगा। मीनू उस्ताद के लहजे में अपनायत थी। मैं न चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। वो महज अंदाजे से ये लिबास खरीद कर लाया था, लेकिन उसका अंदाजा हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त साबित हुआ। पतलून और शर्ट मेरे जिस्म के मुताबिक थे। मोजे चढ़ाने के बाद मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने। इनका साइज भी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। मैं इस लिबास में अपने आप को एक बिल्कुल ही नई शख्सियत महसूस कर रहा था। मीनू उस्ताद मुझे अजीब सी नजरों से देख रहा था। अब जरा चल फिर कर दिखाओ, उसने मुझे हुक्म दिया। मैंने बरामदे में 2-3 चक्कर लगाए। मीनू उस्ताद के चेहरे पर तहसीन अमेज मुस्कुराहट उभरी। वाह, इस लिबास में तो तुम कोई फिल्मी हीरो लग रहे हो। मीनू उस्ताद के लहजे में तसन्नुह की झलक तक नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अगर हीर मुझे इस हुलिये में देखे तो अब उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा। जब मैं शेव बनवाने के बाद उसके पास पहुंचा था तो वो बहुत सी होकर रह गई थी। करीम बाबा की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कह नहीं सकी थी, लेकिन उसके अंग अंग से खुशी छलक रही थी। हीर की याद आते ही मेरा दिल उदास हो गया। मैं उसे इतनी खतरनाक बीमारी से तनहा नबुर्द आजमा होने के लिए छोड़ने पर मजबूर हो गया था। कमालुद्दीन ने खुदा जाने उन्हें क्या बताया होगा। इतना यकीन तो मुझे बहरहाल था ही कि कमालुद्दीन इन तक वो 1 लाख की रकम जरूर पहुंचा देगा। अब तुम एक शहरी बाबू लग रहे हो, मीनू उस्ताद ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ चीज निकाली और उसे मेरी तरफ बढ़ा दिया। बस ये और पहन लो, इसके बाद किसी का बाप भी तुम्हें नहीं पहचान सकेगा। उसके हाथ में स्याह रंग का एक खूबसूरत चश्मा था। मैंने वो चश्मा भी आंखों पर लगाया। बहुत खूब, अब तुम्हें आंखों की मदद से भी कोई नहीं पहचान सकेगा, मीनू उस्ताद ने मुतमईन लहजे में कहा। मुझे ये तो मालूम नहीं था कि अब तुम्हारा इरादा क्या है, लेकिन मेरा मुखलिसाना मशवरा है तुम जल्द अज जल्द इस इलाके से बहुत दूर निकल जाओ। उसने अपनी जेब में हाथ डालकर फिर निकाला। इसके हाथ में 100-100 और 50-50 के बहुत से नोट दबे हुए थे। उसे वो नोट मेरी जेब में ठोंसना चाहे। नहीं मीनू उस्ताद, इन पैसों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, पैसे की जरूरत तो हर वक्त रहती है। खुदा जाने आइंदा तुम्हें किस तरह के हालात का सामना करना पड़ जाए। उसने जबरदस्ती वो रकम मेरी शर्ट की जेब में डाल दी। मैं अपने पुराने लिबास की तमाम अशिया भी अपनी पतलून और शर्ट की जेबों में मुंतकिल कर चुका था। मसला सिर्फ अस्तोल और उसकी गोलियों का था। मैंने अपनी पतलून का पायचा ऊपर करके
موزے में कुछ गोलियां डाली और मोजे को मोड़कर गोलियों को इसके बलों में पोशीदा कर लिया। दूसरे मोजे में गोलियां पोशीदा करने के बावजूद मेरे पास गोलियां बच रही थी। वो गोलियां मैंने मीनू उस्ताद के हवाले कर दी। मेरा पिस्तौल गोलियों से पुर था। एक इजाफी मैगजीन इसके अलावा था। इससे ज़्यादा गोलियों की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तैयार होकर घर से बाहर निकलने लगा तो मीनू उस्ताद ने मेरी शानों पर अपने हाथ रख दिए। मैं तुम्हें ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा सैफताद खान। खुदा तुम्हें हर मुसीबत से बचाए रखे। मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मेरे दिल को सुकून दे। जो कुछ मैं कर चुका हूँ इसकी तलाफी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। मीनू उस्ताद की आवाज़ आंसुओं में भीग गई। तुम भी मेरे लिए दुआ करना मीनू उस्ताद कि खुदा मुझे मेरे मकसद में कामयाब करे। मेरी आवाज़ भी खुद ब खुद जज्बात से बोझल होगी। खुदा जाने फिर कभी हमारी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मेरी ये दिली तमन्ना है कि तुम मुझे हमेशा अपना हमदर्द, अपना दोस्त समझो। मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि जब भी कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। मैं सरदार शाह मुराद की कंपनी में मुलाजिम ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसी 1000 मुलाजमतों को ठोकर मार सकता हूँ। मुझे मालूम है कि सरदार शाह मुराद कितना बदफितरत और जालिम शख्स है। इस जैसे शख्स के खिलाफ आवाज़ उठाना जहाद है। इस जहाद में तुम मुझे बराबर का शरीक समझो। अचानक मेरे जहन में एक सवाल बिजली की तरह कौंधा। मैंने धड़कते दिल के साथ पूछा, एक बात तो बताओ मीनू उस्ताद, क्या तुम्हें सरदार शाह मुराद के गांव के हालात के बारे में कुछ मालूम है? नहीं, दरअसल मेरा वास्ता ज़्यादातर कंपनी के मैनेजर से ही पड़ता है। जिन जिन ट्रक ड्राइवरों से मेरी दुआ सलाम है, इनमें कोई भी सरदार शाह मुराद के गांव से ताल्लुक़ नहीं रखता। लिहाजा मुझे गांव के मुतालिक ज़्यादा मालूमात नहीं है। मीनू उस्ताद के जवाब से मुझे काफ़ी मायूसी हुई। मैं जानना चाहता था कि मेरे गांव से भागने के बाद वहाँ क्या वाक़यात पेश आए, लेकिन मेरे पास ये सब कुछ जानने का कोई ज़रिया नहीं था। मेरा दिल चचा मेहरदाद और मेहरा के ख्याल से अक्सर परेशान रहता था। जो ही मैं इन दोनों के मुतालिक सोचता, तरह तरह के अंदेशे मुझे घेरने लगते। मीनू उस्ताद मुझे अपने घर के दरवाजे तक छोड़ने आया। अब मैं मज़ीद देर नहीं करना चाहता था। मैंने एक बार फिर मीनू उस्ताद से मुसाफा किया। अपना ख्याल रखना उस्ताद, मीनू उस्ताद ने धीमे लहजे में कहा। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया और दरवाजे से बाहर निकल गया। मीनू उस्ताद ने मुझे जो रूप दिया था वो मेरे असल हुलिये से इस कदर मुख्तलिफ था कि मुझे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। इस लिबास में मुझे कॉलेज का बेफिक्रा नौजवान समझा जा रहा होगा। अपनी कमीज़ का दामन मैंने पतलून से बाहर निकाल रखा था। अपना पिस्तौल मैंने पतलून की पिछली जानिब उड़सा हुआ था। अलबत्ता ये एहतियात मैंने ज़रूर रखी कि वह हादसाती तौर पर गिरने न पाए। मैं ऐसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मैंने ए ब्लॉक पार किया और उसके बाद यके बाद दीगरे ब्लॉक 1, 5 और 9 पार करके जामपुर राजनपुर रोड पर पहुंच गया। सख्त धूप और गर्मी की वजह से ये पुररौनक शाहराह भी उजड़ी उजड़ी सी नजर आ रही थी। इस सड़क पर बसें अमूमन पेट्रोल पंप के पास आकर ठहरती थीं। जिन मुसाफिरों को बस में सवार होना होता वो सवार हो जाते और बस आगे रवाना हो जाती। यहाँ से सवार होने वाले मुसाफिर ज़्यादातर ऐसे होते जिनकी मंजिल मुजाफाती गांव या कस्बे होते। मैं पेट्रोल पंप के करीब खड़े ठंडाई के मशरूब के ठेले के पास जा खड़ा हुआ। गर्मी तो पड़ी ही रही थी, मुझे प्यास भी लगने लगी। मैंने गिलास शरबत पिया और ठेले से हट कर खड़ा हो गया। ठंडाई वाले ने 1-2 बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। इस वक्त जीटीएस की एक बस वहां आकर रुकी। इसके विंडो स्क्रीन के पीछे सखी सरवर की तख्ती लगी हुई थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ बस में सवार हुआ। बस की हालत बहुत खस्ता थी। निशिस्तों पर गद्दियों की जगह फट्टे जड़े हुए थे। ये बस सुबह सवेरे सखी सरवर कस्बे की तरफ रवाना होती थी। यही वजह थी कि बस आधे से ज़्यादा खाली थी। मैं खिड़की के साथ वाली सीट पर बैठ गया। बस में शदीद गर्मी थी। मैं चंद ही लम्हों में पसीने से शराबूर हो गया। बस इस अंदाज में वहां खड़ी थी जैसे उसका और आगे जाने का इरादा ही ना हो। मेरे देखते ही देखते ड्राइवर ने बस का इंजन बंद किया और ठंडाई वाले ठेले के साइबान तले जाकर खड़ा हो गया। बस का कंडक्टर पहले ही वहां मौजूद था। इन दोनों ने ठंडाई का एक एक गिलास लिया और खुशकपियों में मसरूफ हो गए। वो किसी किस्म की उजरत में दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे इन पर शदीद तहश आने लगा। मैंने इस्तराब के आलम में पहलू बदला। मेरी कमर में पिस्तौल चुभ रहा था। वो पसीने में भीग कर पसीज रहा था। इस वक्त बस के करीब एक तांगा आकर रुका। इस तांगे में से एक मर्द और 3 औरतें उतरी और तेज तेज कदमों से बस की जाने पड़ी। औरतें और वो मर्द अभी बस के करीब भी नहीं पहुंचे थे कि बस का कंडक्टर लपक कर आगे बढ़ा। उसने इन चारों को बस में चढ़ाया और खुद भी सवार हो गया। इन तीनों औरतों में 2 नौजवान और एक अधेड़ उम्र थी। मर्द की उम्र तकरीबन 50 के लगभग होगी। उसने लॉन का कुर्ता और लट्ठे का पाजामा पहन रखा था। कुर्ते में नगीनों वाले बटन चमक रहे थे। उसके हाथ में पान की डिबिया और मुंह में भी पान ठुलसा हुआ था।
दोनों लड़कियां अच्छी खासी खुश शक्ल थी, जबकि उनके साथी औरत भी अपनी जवानी में यकीनन खूबसूरत रही होगी। वो तीनों बुर्के या चादर से बेनियाज थीं। इतनी गर्मी के बावजूद उन्होंने रेशमी कपड़े पहन रखे थे। कंडक्टर इन लोगों के आगे बिछा जा रहा था। उसने मेरे सामने वाली सीट पर बैठे तीनों देहातियों को उठाकर पिछली सीटों पर भेज दिया और इन तीनों औरतों के लिए जगह बना दी। इन औरतों के साथ आने वाला मर्द मेरी साथ वाली सीट पर टिक गया। उसने पान चबाने के लिए मुंह चलाया तो कवाम और जर्दे की तेज बू मेरी नाक में घुस गई। मुझे उबकाई सी आने लगी। वो शख्स बगौर मेरा जायजा ले रहा था। मेरे हुलिये से जाने उसने क्या अंदाजा लगाया। मैं उससे बात करना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद ही शुरू हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप मियाँ साहबजादे? एक बार फिर काम का भपका मेरे नाक से टकराया। मैंने कदरे बेजार लहजे में कहा, मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ जी। ओहो ओहो, बहुत खूब भाई, उसने खुश होते हुए कहा। भाई खूब मिले? अरे मियाँ, हम लोग भी तो वहीं के रहने वाले हैं। मुल्तान में कहाँ रहते हैं आप? उसके ये अल्फाज सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैं अपने झूठ के जाल में खुद ही उलझ गया। अब मुझे उससे बेहद मोहतात होकर बात करने की जरूरत थी। वो जी, दरअसल बात यह है कि हम लोग रहने वाले तो विहाड़ी के हैं, सिर्फ मैं मुल्तान में रहता हूँ। मेरे वालिद साहब की ज़मीनें हैं विहाड़ी में। मैंने अपने बचाव की गुंजाइश निकालने की कोशिश की। इस दौरान में बस चल पड़ी। मैंने उसके सवालात से जान छुड़ाने के लिए बस से बाहर देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ने पर तैयार नहीं था। उसने एक और सवाल दाग दिया, अब क्या काम करते हैं? मैंने सुनी अनसुनी कर दी। मेरे सामने वाली सीट पर खिड़की के साथ अधेड़ उम्र औरत विराजमान थी। मैंने महसूस किया कि वो हम दोनों की गुफ्तगू में भरपूर दिलचस्पी ले रही थी। आपने बताया नहीं मियाँ साहबजादे कि आपके मशागिल क्या हैं? मैंने जी एसोसिएट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उन साहब ने सर हिलाते हुए कहा। इसी वक्त मेरी निगाह उस लड़की पर पड़ी जो अधेड़ उम्र औरत के साथ वाली सीट पर बैठी थी। वो लड़की बड़ी गहरी नजरों से मेरा जायजा ले रही थी। इसकी नजरों में मेरे लिए सताइश के वाज़े जज्बात थे। इसके साथ वाली लड़की भी उससे मिलते जुलते अंदाज में मुझे घूर रही थी। यह सूरत हाल मेरे लिए गैर मुतवक्का नहीं थी। अलबत्ता वो लड़कियां जिस बेबाकी से मुझे घूर रही थीं, उसने मुझे थोड़ा सा गड़बड़ा दिया। मैं एक बार फिर बस से बाहर के मनाजर देखने लगा। शहर से बाहर निकलने के बाद अब बस डांट के पुल की जाने पड़ रही थी। यहाँ से मगरिब की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ जाना था। डांट के पुल पर पहुंचकर बस एक बार फिर ठहर गई। उस सूरत को देखकर मेरा खून खोल कर रह गया। ऊपर से वो शख्स मुसलसल मुझे परेशान किए जा रहा था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप भी सखे सरवर के मज़ार पर हाजिरी देने जा रहे हैं? नहीं जी, यहाँ से चंद किलोमीटर दूर एक ट्रैक्टर फैक्ट्री है, मुझे वहाँ उतरना है। मैं वहाँ नौकरी के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बहुत खूब बहुत खूब, उसने अपने मखसूस अंदाज में गर्दन हिलाई। नाम क्या है मियाँ साहबजादे तुम्हारा? उसने एक और सवाल कर डाला। मुझे गुलाम सईद खान कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है। मेरा नाम शेख सलामत अली है। ये मेरी खालाजाद बहन नूरजहां है और ये इसकी बेटियां अमरीन और परवीन हैं। मुझे उस शख्स का लहजा अजीब सा लगा। वो अपनी भांजियों का तारुफ ऐसे करा रहा था जैसे बकरा मंडी में बकरों को गाहक के सामने पेश किया जाता है। मैंने अमरीन पर नजर डाली। वो बड़े वालियाना अंदाज में मुझे घूर रही थी। मैं बुरी तरह चीप गया। वो अपने मामू और अपनी माँ का भी ख्याल नहीं कर रही थी। अगर ये अदाकारी थी तो बड़ी लाजवाब और बेनुक्स अदाकारी थी। मुझे अपना सांस उलझता हुआ महसूस हुआ। मैं किसी नए चक्कर में फंसने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था और ना ही मुझे किसी खूबसूरत लड़की की चश्मे अनायत दरकार थी। सलामत अली मुसलसल मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मैंने अभी तक एक बार भी उसकी शख्सियत में दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं बद-इखलाकी का मुर्तकिब हो रहा हूँ। मैंने अपने रूखे रवैये की तलाफी की खातिर महज रस्मन सलामत अली से पूछा, आप लोग मुल्तान में कहाँ रहते हैं? मैं अमरीन की तरफ देख रहा था। वो बड़ी महवियत से मेरी जानिब देखे जा रही थी, लेकिन जो ही उसने मेरा सवाल सुना फौरन मुझसे आंखें चुरा कर सामने देखना शुरू कर दिया। सलामत अली ने कदर तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, हम लोग हुसैन आगावी में रहते हैं। दरअसल हम लोग फनकार हैं। मुख्तलिफ फंक्शनों और शादी ब्याह में लोग हमें मदऊ करते हैं और हम अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। उस सलामत अली की बातें सुनकर मुझे ज़बरदस्त झटका लगा। वो शख्स खूबसूरत अल्फाज में हकीकत में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। इनका ताल्लुक बाजार हुस्न से था। वो दोनों लड़कियां तवाइफे थीं, जबकि बुढ़िया इनकी नायका। सलामत अली साहब इन दोनों लड़कियों की दलाली के फ़राइज़ अदा करते थे। इस वक्त भी वो यही कर रहे थे। तो मुझे खाता पीता खुशहाल नौजवान समझकर घेरने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस शख्स से कराहत सी महसूस होने लगी। इसी वक्त मेरी निगाह अमरीन पर पड़ी। वो एक बार फिर कन्नखियों से मुझे देख रही थी। अब मुझे मालूम हो चुका था कि वो कैसे इतनी बेबाकी से मुझ पर डोरे टालने की कोशिश कर रही थी।
مجھے شکار کرنے کا کام اس نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اگرچہ پروین بھی وقتاً فوقتاً میرے چہرے پر نظر ڈال لیتی تھی، لیکن اس کے انداز میں امرین کسی وارفتگی نہیں تھی۔ میں نے لگتا تھا سائیں کے دربار پر حاضری کی منت مانی تھی میاں سعید خان۔ نور جہاں نامی اس ادھیڑ عمر عورت نے بلا تکلف مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگرچہ وہ موٹی اور بھدی ہو چکی تھی، اس کے باوجود اس کی آواز میں لوچ تھا۔ ہم 3 دن ٹھہریں گے وہاں، اپنے کام سے فارغ ہو کر اگر آپ بھی وہاں پہنچ جائیں تو کیا خوب۔ اس دور افتادہ علاقے میں اپنے شہر کے رہنے والے سے ملاقات ہم لوگوں کے لیے مسرت اور تقویت کا باعث ہے۔ آپ کی معیت میں ہمارے یہ دن بھی خوشگوار گزر جائیں گے۔ اس عورت کی لچھے دار گفتگو سے مجھے الجھن سی ہونے لگی۔ میں نے اپنی جان چھڑانے کی خاطر کہا، اچھا میں کوشش کروں گا۔ میرا لہجہ رسمی تھا کہ وہ لوگ اسے انکار ہی سمجھ سکتے تھے۔ میں نے امرین کے چہرے پر مایوسی کی لہر سی توڑتی دیکھی۔ نور جہاں ابھی تک ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں تھی۔ سخی سائیں کے دربار کے قریب ہی شکردین مجاور کے ڈیرے پر ہم لوگوں کا قیام ہوگا۔ ہم لوگ تمہارا انتظار کریں گے۔ مجھے امرین کی آنکھیں سراپا التجا نظر آئیں۔ میں نے محض اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں ایک بار پھر بس کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ بس دوبارہ چل پڑی تھی، لیکن اس کی رفتار بہت سست تھی۔ اس وقت ہم موضوع گدائی سے گزر رہے تھے۔ میری کوشش تھی کہ اب ان لوگوں سے مزید گفتگو نہ ہو، مگر میرے چاہنے کی ان لوگوں کو پرواہ تھوڑی تھی۔ ہم لوگوں کو شاہ صدق دین کے زمیندار سردار نصرت خان نے ملتان سے خاص طور پر بلایا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کی شادی ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ مسلسل 3 دن تک محفلیں جمتی رہیں۔ میری بچیاں تو تھک کر چور ہو گئیں۔ سردار نصرت خان ہمارے پرانے مہربان ہیں، ہم ان کا حکم نہیں ٹال سکتے، ورنہ اتنی دور دیہاتوں میں ہم ہرگز نہ آتے۔ مجھے اس کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا محض گردن ہلا کر رہ گیا۔ بس اس وقت ریلوے کراسنگ کے پاس پہنچ کر ایک بار پھر ٹھہر گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بس والے مجھ سے کسی قسم کا بدلہ لے رہے ہوں۔ پھر میں یکدم چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس جگہ پر پولیس کی عارضی چوکی قائم تھی۔ بس کے رکتے ہی کنڈکٹر بس کے اگلے گیٹ پر جا کھڑا ہوا۔ وہ ایک مسلح سپاہی سے بات کر رہا تھا۔ وہ سپاہی گھوم کر بس کی اس طرف آیا جدھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس خبیث کنڈکٹر نے اسے ان عورتوں کے متعلق بتایا ہوگا۔ اس کی حریص آنکھیں اسی طرف جمی ہوئی تھیں۔ بس کے باہر سے اس کی تشفیع و تسکین نہیں ہوئی تو بس کے اندر گھس آیا۔ اس نے بڑے غور سے امرین اور پروین کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے ایک نظر نور جہاں، سلامت علی اور مجھ پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں حقارت اور تمسخر کی واضح جھلک تھی۔ اس بدبخت نے میرے متعلق جانے کا اندازہ لگایا ہوگا۔ اپنے حلیے سے میں 100% ہی اس چھوٹے سے گروہ کا کارکن نظر آتا تھا۔ اس پوری بس میں صرف ہم 5 افراد ہی شہری لباس میں ملبوس تھے۔ اس نے یا تو مجھے ان لڑکیوں کا طلبگار سمجھا ہوگا یا پھر شاید انہی کے طبقے کا ایک فرد۔ کچھ دیر بعد وہ سپاہی بس سے اتر گیا۔ اس نے جن نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اس کے متعلق سوچ کر ہی مجھے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں شرمندگی کا یہ احساس رفع ہو گیا۔ جو کچھ ہوا اچھا ہی ہوا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس پولیس والے نے مجھے خصوصی توجہ تو ضرور تھی، لیکن اس نے مجھے شک کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ اپنے موجودہ حلیے کے ساتھ میں اگر تنہا بس میں سفر کر رہا ہوتا تو میری ذات دیگر مسافروں میں اس قدر نمایاں ہوتی کہ پولیس والے خواہ مخواہ مجھے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیتے۔ یہ بات میرے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ نور جہاں اور اس کے عملے کے دیگر ارکان نے پولیس والے کی نگاہوں کا قطعاً برا نہیں منایا۔ کنڈکٹر نے ایک معنی خیز نظر ان لوگوں پر ڈالی اور گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ سوچ کر تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ کم از کم کنڈکٹر تو اس حقیقت سے واقف ہے کہ میرا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں نے سخی سرور کے قصبے کا ٹکٹ کٹوایا تھا، جبکہ میں نے ٹریکٹر فیکٹری کا ٹکٹ لیا تھا۔ بس نے پٹھانوں والی نہر کا پل پار کیا۔ اس کی رفتار بہتر ہو گئی تھی۔ امرین اب بھی دزدیدہ نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی، البتہ نور جہاں بس سے باہر جھانک رہی تھی۔ سلامت علی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اونگنا شروع کر دیا۔ فیکٹری اب زیادہ دور نہیں تھی۔ میں اپنی سیٹ پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلامت علی نے چونک کر مجھے دیکھا۔ تو گویا آپ کی منزل آ گئی میاں۔